हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में जनरल साइंस से फिजिक्स के क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप ही लिए गए हैं। ये हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास को जरूर देखें। उन क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है। तो आपको बताना है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है। यहाँ पर ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। देखिए, टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ देखते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ट्रांसमीटर, कम्यूटेटर, अल्टरनेटर और ट्रांसफॉर्मर। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफॉर्मर। देखिए, ट्रांसफॉर्मर ये उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। आपको बताना है कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रोबोस्कोप और डिक्टाफोन। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया है कि श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर तारापुर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और खड़गवासला। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। देखिए, श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, सभी प्रश्न आपको इसी प्रकार बताए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही लिए गए हैं। तो आप इस क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि रुकी हुई गाड़ी को अचानक चलाने पर यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं। देखिए, रुकी हुई गाड़ी को अचानक चलाने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो आपको बताना है किस कारण से झुकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है गति के जड़त्व के कारण, विराम के जड़त्व के कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण या फिर घर्षण बल के कारण। तो प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विराम के जड़त्व के कारण। विराम के जड़त्व के कारण ही रुकी हुई गाड़ी को अचानक चलाने से उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। यदि इसके विपरीत बात की जाए कि चलती हुई गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, किस कारण से झुकते हैं। तो वहाँ पर आंसर होगा आपका गति के जड़त्व के कारण। तो आप ध्यान रखें सभी बातों को। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि मानव कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन लिए गए हैं 1/5 सेकेंड, 1/15 सेकेंड, 1/10 सेकेंड या 1/20 सेकेंड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के कान तक रहता है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर लिया गया है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आपको बताना है किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है लाल, सफ़ेद, बैंगनी और हरा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यदि कम की बात की जाए तो बैंगनी रंग का सबसे कम होता है और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। और साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि जो अपवर्तनांक के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का ताप कैसा होगा। घटता है, बढ़ता है या परिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है।
देखिए कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर, उसका दरवाज़ा खोल देने से कमरे में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कमरे का तापमान बढ़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन लिए गए हैं सोना, एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए चांदी ये विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर इसके सेकंड नंबर पर बात की जाए कि चांदी के बाद दूसरी सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, तो चांदी के बाद दूसरी सबसे अच्छी चालक धातु एल्यूमिनियम होती है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा और एम्पियर। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारसेक। देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है और प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी पूछी गई है यहाँ पर, तो सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 11 पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल या ऑप्शन डी कोई भाग नहीं, कोई भी भाग नहीं दिखाई देता। तो आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है कोरोना। देखिए सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है, जो ऊपरी सतह होती है वो दिखाई देती है, तो उसे कोरोना कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 में यहाँ पर पूछा गया है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन लिए गए हैं बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। देखिए झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अचानक से खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। गेंद अधिकतम क्षैतिज दूरी कितने कोण पर तय करेगी ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए किसी गेंद को 45 डिग्री पर फेंकने से वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण का नाम बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टियोमीटर। ये यहाँ पर सही आंसर है। सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्टियोमीटर से ही मापी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन लिए गए हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 9.7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर देखिए 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। यहाँ पर ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो देखिए आप ध्यान रखेंगे, अगर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है तो उसे अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। यदि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगी तो उसे श्रव्य तरंगे कहा जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रखें। और साथ ही पराश्रव्य तरंग की बात की जाए
तो पराश्रव्य तरंगें वे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो आप ध्यान रखें, प्रश्न में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव कान कौन सी तरंगों को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को मानव कान सुन सकता है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की बात की जाए, जो ऑप्शन नंबर सी में लिया गया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो देखिए कुत्ता, बिल्ली या चमगादड़ ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को भी सुन सकते हैं। तो आप ध्यान रखें सारी जानकारी। यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम किस में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जल में, वायु में, निर्वात में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। देखिए किसी वस्तु का भार सबसे अधिक निर्वात में होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है यहाँ पर कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है। स्कूटर के आविष्कारक का नाम बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है ब्रडशॉ, डैगलर, आइंस्टीन और फार्मिज। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रडशॉ ये स्कूटर के आविष्कारक हैं। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 में यहाँ पर पूछा गया है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। देखिए जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आप ध्यान रखेंगे कि बर्फ़ पिघलने से उसका आयतन घटता है। यदि बात की जाए कि बर्फ़ के जमने से उसके आयतन का, यानी पानी के जमने से आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पानी के जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है। जब इसी कारण से सर्दियों में पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि उनमें पानी जम जाता है, बर्फ़ जम जाता है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो आप ध्यान रखें सारी जानकारी। चलिए अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि मोटर कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखें। यहाँ पर ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। देखिए मोटर कार में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 22 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है नीला, लाल, सफ़ेद, ऑप्शन डी काला। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखाई देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि एक अशुद्ध शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। एक अशुद्ध शक्ति कितने वाट के बराबर होता है ये बताना है। ऑप्शन है 735 वाट, 746 वाट, 436 वाट या 772 वाट। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट। एक अशुद्ध शक्ति में 746 वाट होते हैं, तो आप ध्यान रखें। और प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 में यहाँ पर पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंगे हैं। यहाँ पर ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 25 में यहाँ पर पूछा गया है कि पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, पास्कल के नियम के अनुसार या फिर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, पनडुब्बी
आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। देखिए यहाँ पर आपको सभी महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कराए गए हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्लास को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।